हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BE-VAE 181 ऊर्जा संसाधन की हम बात करेंगे, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 7। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर जो 6 है, यहाँ तक जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट नंबर जो 7 है ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आजकल का जो युग है आधुनिक काल, इसके अंदर क्या है, ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लगभग सभी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लगभग आप मान सकते हो आपको कुछ भी काम करने हैं, छोटे बड़े, ठीक है, लगभग कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है, इस काल में। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है या ऊर्जा के अन्य स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लगभग कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़ती हो। बहुत कम ऐसे कार्य हैं। लगभग जो भी आपके कार्य है प्रतिदिन के, ठीक है, चाहे वो मोबाइल लैपटॉप चलाना हो या, ठीक है, या आपको गाड़ियाँ चलानी हो, बाहर जाना है, तो उसके लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास ऊर्जा ना हो तो एक जो दिन है वही काटना हमारे लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो क्या है कि हमारा जो वक्त है वो नहीं कट रहा होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो सारी सुविधाएं वो बंद हो जाती है। ठीक है, रोशनी नहीं आती घर के अंदर में, ठीक है, वाईफाई नहीं चलता है, और अगर मोबाइल आपका जो रिचार्ज नहीं है तो फिर वो भी नहीं चलेगा। तो मतलब ऊर्जा बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रतिदिन के जो काम है इसमें हमारे। ठीक है, घर के छोटे छोटे से कार्य के लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी कार्य के लिए पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। ठीक है, आजकल आप देखोगे तो जो गैस सिलेंडर हुआ करते हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों के घर में गैस सिलेंडर भी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बिजली का भी होता है कुछ, ठीक है, तो उससे भी जो है वो खाना बनाने का सिस्टम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लगभग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिजली से चलती है। ठीक है, साथ ही कहीं जाने के लिए अगर आप कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर भी क्या है, आपको ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसमें आपका पेट्रोल डलता होगा या डीजल। ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी है, तो यही सारी जो चीज़ें हैं आप समझ पा रहे हो कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है वैसे ही हमें पर्यावरण हितैषी ऊर्जा के उपयोग के बारे में जो है यहाँ पर समझना चाहिए और उसी के मॉडल को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर क्या बात बोली है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि देखिए, जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे क्या होगा कि हमें ऐसे ऊर्जा के संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे देखिए, बिजली हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए क्या होता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे आप समझ रहे हो कोयले का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए खास नहीं है, अच्छा नहीं है कोयला। तो अगर उसकी जगह हम पर्यावरण हितैषी चीज़ों का इस्तेमाल करें बिजली बनाने के लिए तो वो बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जांपल पवन चक्की द्वारा बिजली बनाए, ठीक है, विंड मिल जो होते हैं हमारे, या सोलर पैनल से हम बिजली बनाए, तो वो एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं आगे, और यहाँ पर हम देखते हैं संसाधन के रूप में ऊर्जा। ठीक है, यानी ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ऊर्जा की जो मांग है वो 14 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। ठीक है, 14 वर्ष में वो दोगुनी हो जा रही है, तो आगे चलकर क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है। ऊर्जा उपयोग में निरंतर वृद्धि वृद्धि हो रही है। ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है लोगों द्वारा उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में अगर हम दूसरे विकसित देशों की बात करें या दूसरे देशों की बात करें तो उसकी तुलना में भारत में क्या है, कम उपभोग होता है यहाँ पर ऊर्जा का, यानी कि यहाँ पर जो है कम ज़रूरत पड़ती है अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे देशों से। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि भारत में अभी भी बहुत सारी जो जनसंख्या है वो ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, गोबर का इस्तेमाल करती है और कृषि अपशिष्ट चीज़ों पर जो है निर्भर है। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे कि कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, तो ये क्या है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको बनने में भी, प्लस में क्या है कि हमें ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है भारत लाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये एक समस्या है। तो आपने देखा होगा उसी प्रकार से क्या है, अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सभी का जो ट्रेंड है वो आने लगा है इसी कारण से।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। प्लस में एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है पेट्रोल वाली गाड़ियों से धुआं निकलता है। तो पेट्रोल वाली गाड़ियों को 15 साल दिल्ली में, और डीजल वाली गाड़ियों को 10 साल, इससे ज़्यादा जो है चलने नहीं देते, आपको पता होगा ये। तो यही कारण है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है उससे, ठीक है। तो साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वन भी तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब क्या है कि आपको पता ही है कि वनों की क्या है, कटाई हो रही है, ठीक है। उसको काटा जा रहा है वनों को निजी कारणों से, बहुत सारे जो कारण है, जैसे कि पेड़ से हमें बहुत सारे जो काम है वो करने पड़ते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। तो इसलिए जो है पेड़ों की भी जो है कटाई हो रही है। तो ये इससे क्या है, ये पर्यावरण के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना होगा, यानी ऐसे स्रोतों को ढूंढना होगा जिससे क्या है, जो कि ऊर्जा बनाने के एक अलग ऑप्शन हो, ठीक है। पारंपरिक स्रोतों के विषय में विचार करना होगा हमें। तो वो सारी चीज़ें, ये सब हम आगे देखेंगे, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊर्जा के यहाँ पर जो है दो चीज़ें बताई गई है यहाँ पर, एक है गैर पारंपरिक और एक है पारंपरिक, ठीक है। दो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर स्रोत है, जिसके अंदर जो यहाँ पर जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं, यहाँ पर समझते हैं इसको। गैर पारंपरिक क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, जिससे ना पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुँचता है, ठीक है। मतलब पर्यावरण हितैषी होता है वो, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगा लो आप, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन चक्की से आप बिजली बना लो, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सह उत्पादन ऊर्जा हो गया। इन सभी चीज़ों से यहाँ पर पर्यावरण को थोड़ा नुकसान पहुँचता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम, प्राकृतिक तेल ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अब गैर पारंपरिक स्रोत, तो इसके ऊपर में हम फोकस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्रोत हैं जिससे क्या है, पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो और ऊर्जा जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, तो उसे हम कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। चाहे वो सूर्य ताप से मिलती हो, या पवन के इस्तेमाल के पवन चक्की से बनाए, हम बायोगैस से बनाए, तो ऊर्जा के उसे परंपरागत उसे स्रोत जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो दो अच्छे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। एक है सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों, डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त होती है, सूरज की रोशनी से, ठीक है। और सौर ऊर्जा को अलग अलग प्रकारों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सूरज की ऊर्जा को, यानी कि सूरज की जो ऊर्जा है, जो आसमान में जो सूरज है अपना, ठीक है, जिससे हमें रोशनी मिलती है और सभी जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही वाला सूरज, उससे विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। अब ये बदली कैसे जाती है दोस्तों, आपने सोलर पैनल देखे होंगे, ठीक है। आज से लगभग 10 साल पहले हमने अपने गांव वाले घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। उसमें क्या था, एक सोलर प्लेट होती है, ठीक है, वो किसी भी एक कंपनी की होती है, और उसमें क्या है, यहाँ पर पैनल्स लगी होती है, और इसमें क्या है, यहाँ पर जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर में पड़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है। तो बैटरी क्या है, चार्ज हो जाती है, वो बैटरी नहीं, आप उसे बैटरा बोल सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक में, ठीक है। और ये बैटरा जो है यहाँ पर चार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा बैटरी होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा जो है, यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है, जो उसको क्या है, विद्युत में कन्वर्ट कर देती है। उससे आप डायरेक्ट जो है वो सामान चला सकते हो जो आप बिजली से चलाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे चार्जर है हमारा, ठीक है, तो बैटरी से चार्ज करने वाला चार्जर अलग होता है। एक चार्जर होता है जो बैटरी से चार्ज करे, और एक चार्जर होता है डायरेक्ट, जो हम अपने प्लग में लगाते हैं, बिजली वाले प्लग में। तो यहाँ पर जब तीन चीज़ें आ जाती है, यहाँ पर सोलर पैनल जब आ जाता है, और जब यहाँ पर बैटरा आ जाता है, और उसके साथ में यहाँ पर जब वो चीज़ें लग जाती है, जो एक होता है, आप उसे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, आप कमेंट कर सकते हो जो आपको पता है उसे क्या कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्वर्ट कर देता है उस बिजली को, बैटरी वाले बिजली को कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो डायरेक्ट ऐसे सामान का इस्तेमाल कर सकते हो जो बिजली से चलती हो। आप यहाँ पर अपना वो वाला जो चार्जर है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इस प्रकार से सौर ऊर्जा जो है वो काम करता है। पवन ऊर्जा के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा आपने जो नॉर्मली है वो सुना होगा,
सिंपल सा जो होता है, एक पवन चक्की होती है जिसमें आपने ऐसे करके कुछ देखा होगा, इसमें यहाँ पर पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है। और ये उस जगह पर इंस्टॉल करवाया जाता है यहाँ पर जो है पवन, मतलब अच्छी हवा चलती हो, ठीक है। पवन ऊर्जा को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक क्षेत्र को ढूंढा जाता है। लगभग सब जगह अच्छी चलती है, लेकिन जहाँ पर खेत बढ़िया हो, जहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी हवा चलती है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसी जगह पर पवन चक्की को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को, जो वायु की गतिज ऊर्जा होती है, उसको बिजली में पैदा किया जाता है, उसको बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो इसकी पंखुड़ियाँ होती है ना, इस पंखुड़िया में यहाँ पर टरबाइन लगी होती है। आपने नॉर्मल जब साइंस के वो बनाए होंगे प्रोजेक्ट, तो आपने एक छोटी सी मोटर टाइप देखी होगी टरबाइन की तरह। अगर आप उस मोटर को ऐसे घुमाओगे तो उससे बिजली बन जाती थी, वो साइंस के प्रोजेक्ट में हमने बनाया था, ठीक है। तो वैसे ही सेम जो टरबाइन होता है इसी पवन ऊर्जा में लगा होता है, बड़ा टरबाइन होगा वो, ठीक है। तो उस टरबाइन को लगाया जाता है, जिससे क्या है, उसे घुमाने से, अब ये घूमता कैसे है, ये जब यहाँ पर वो आता है, मतलब जब यहाँ पर आता है हवा चलती है तो ये पंखुड़ी घूमती है, उसमें जो टरबाइन लगा रहता है वो वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। हवा जिस पंखे को घुमाती है उसके अंदर टरबाइन लगा होता है, जिसकी सहायता से बिजली पैदा हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे बिजली पैदा हो सकती है, और आप देख सकते हो दोनों तरीके क्या है, ये प्राकृतिक के ऊपर है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, तो जिसकी वजह से अभी तक जो है ये बहुत ज़्यादा जो फैला नहीं है। अब लिमिटेशन क्या है कि जैसे देखिए, सूरज की रोशनी अगर नहीं होगी तो जब बारिश का महीना आता है, ठीक है, जब बरसात का महीना आता है, तो उस समय जो है बहुत वो धूप कम उगती है, तो उस समय बिजली की जो पूर्ति है लोगों की कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर उसमें वो प्रॉब्लम है। पवन ऊर्जा में क्या है, अगर हवा ना चले तो हो सकता है कि हवा उतनी तेज़ ना चले जिससे उसकी पंखुड़ी हिले, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। कुछ कुछ जो है कमियाँ हैं। प्लस में क्या होता है, सोलर पैनल महंगे आते हैं, ठीक है। उस समय जिस समय हमने लिया था उस समय तो महंगा ही आता था, बहुत महंगा था। अभी भी सस्ता हुआ है, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है अभी कि सब लगा सकें, ठीक है। अब सरकार उस पर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वगैरह भी देती है, सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है ये एक बढ़िया गैर परंपरागत स्रोत है, जिससे क्या है, पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अगर इस चीज़ को हमने क्या है डेवलप कर लिया, इसको अच्छे से इसी पर हम निर्भर हो जाते हैं, तो ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा स्रोत है कि ना ख़त्म होने वाली है ये चीज़ें, तो यही बात है। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पारंपरिक स्रोत के बारे में। यहाँ पर देखिए, लकड़ी, तेल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, गैस, ये आदि क्या है, ये पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। तो ये ऐसे स्रोत होते हैं दोस्तों ऊर्जा के, कि जिसमें क्या है, आप ये समझ सकते हो पर्यावरण को इसमें नुकसान होता है, ठीक है। और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, प्लस में इसका हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये भी गलत है, और ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे देखिए, लकड़ी है, लकड़ी क्या है, अगर आप इसे जलाओगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। और पेट्रोल, आपको पता ही है, पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग अगर हम बात करें 1991 से 1992 में, तो 5.7 करोड़ टन से बढ़कर ये हो गई है सन 2000 में, ठीक है। यानी कि 8-9 साल में ही ये हो गई है 10.7 करोड़ टन। यानी आप देख रहे हो डायरेक्ट डबल हो गया 10 सालों में, ठीक है। तो 10 सालों में यहाँ पर क्या है, डबल हो गया डायरेक्ट। और ये माना जा रहा है कि ये तो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही क्या है, ऊर्जा की भी जो यहाँ पर आवश्यकता है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो इंडिया हाइड्रो कार्बन विज़न के अनुसार 2025 विज़न के अनुसार ये रिपोर्ट के अनुसार ये आकलन किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक रिफाइनरी की मांग हो जाएगी 36.8 करोड़ टन। यानी आप समझ रहे हो, मतलब कितनी जल्दी, कितने रफ्तार से जो है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो भारत में पेट्रोलियम की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी, और भारत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक प्रमुख बाजार है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से चलती है, ठीक है, जिसके लिए पेट्रोल यूज़ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं कोयला। तो ये क्या है, ये एक क्या है, यहाँ पर भारत के पास जो कोयले को लेकर भारत के पास एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो है कि हमारे पास क्या है, कोयले का भंडार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी है कि हम बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन कोयले से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये भी चीज़ को जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ समझिए, भारत अपनी कुल ऊर्जा मांग के आधे से भी अधिक के लिए कोयले पर निर्भर है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कि यहाँ पर भारत को अगर मान के चलते 100% जो है ऊर्जा मिल रही है, तो इसमें से जो 63% है ये क्या है, कोयले से ही पूर्ति होती है, इसकी कोयले से ही इसकी पूर्ति होती है, यानी कोयले पर हम निर्भर हैं। और 63% व्यावसायिक ऊर्जा कोयले से ही प्राप्त होती है। अगर हम बात करें तो भारत में विशाल कोयला भंडार है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें विश्व के कोयले भंडार से, तो 8% है, यानी कि पूरे विश्व में अगर जो है यहाँ पर 100 कोयले हैं, तो यहाँ पर जो 8 है वो हमारे पास है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए बताया मैंने आपको, आप समझ पा रहे हो, यानी 8% जो है वो हमारे ही पास है। चीन और अमेरिका के बाद, यानी कि चीन और अमेरिका के बाद हम बात करें तो हम तीसरे नंबर पर सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक है। ठीक है, भारत। ठीक है, तो यही है। यहाँ पर हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग। तो आप समझ पा रहे हो, देखिए ऊर्जा की जो मांग है ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, चाहे ऊर्जा के जो स्रोत है उनको बेहतर बनाया जाए, उनको पर्यावरण हितैषी बनाया जाए, लेकिन ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी कभी भी, उसकी मांग हमेशा बढ़ती जाएगी और वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है वो। ठीक है, कि अगर कल 2 की ज़रूरत थी तो आज 4 की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके अगले दिन क्या है, यहाँ पर जो है उसकी जो डिमांड है और बढ़ती जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके 2 कारण हैं मेनली। एक है जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे लोग जो है बढ़ेंगे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाएगी ऊर्जा की। और औद्योगिकरण, जैसे उद्योग धंधे लगेंगे, जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं, फैक्ट्रियाँ जो है लगेंगी, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड होंगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा की जो मांग है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में ऊर्जा मांग, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो कैसे ऊर्जा की जो मांग है वो ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि क्या एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है, विश्व में ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम पुराने आंकड़ों से कंपैरिजन करें, ठीक है, तो कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें क्या है विकसित हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है ऊर्जा की जो मांग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा का जो उपभोग है वो 2 से 3 गुना हो ही चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और समय के साथ साथ इसकी जो मांग है वो और ज़्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या वृद्धि एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसमें, ऊर्जा की मांग को बढ़ाने में। अब ऊर्जा की मांग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक औद्योगिकरण भी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे देखिए यहाँ पर उद्योग की वृद्धि हो जाती है, जब फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा लगने लग जाए और उद्योग, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा होगी उसका जो उपभोग है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने लगेगा। ठीक है, जिस प्रकार से क्या है उद्योग की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से उद्योग की संख्या बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसी प्रकार से क्या है ऊर्जा की जो मांग है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो वृद्धि है वो होती जा रही है। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में भी ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है। आप समझ पा रहे हो, जिस हिसाब से जो गाड़ियाँ हैं वो बिक रही हैं, जैसे लोग जो है जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग की जो इनकम है वो बढ़ रही है, तो उससे क्या है लोग जो है अपनी सुविधा के लिए गाड़ियाँ खरीदेंगे, चाहे वो बाइक हो या कार हो, तो उससे क्या है उससे ऊर्जा की मांग जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और औद्योगिकरण के कारण भी जो है मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर भावी ऊर्जा आवश्यकता और संरक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं औद्योगिक विकास के लिए क्या है ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निवेश है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर औद्योगिक विकास करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है ऊर्जा के संसाधनों को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक अच्छा निवेश माना जाता है। अब निवेश मतलब आप समझ पा रहे हो, निवेश का मतलब वो होता है कि हम अभी क्या है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में हमें क्या उसके रिटर्न जो है वो हमें मिलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है जो सरकार होती है वो आप समझ पा रहे हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है इन्वेस्ट करती है। आप रोड, सड़क, नाले, बिजली देने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या है वो जो चीज़ें हैं वो अपनी जेब से पहले ही खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है अपने पैसे, और उसके बाद क्या है जब सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है तो लोग क्या है अपने आप ही जो है उद्योग धंधे और ये सारी जो चीज़ें हैं व्यवसाय करने लग जाते हैं, जिससे सरकार को दोबारा से टैक्स मिलता है और उनको रिटर्न जो है वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसी प्रकार से सरकार के लिए औद्योगिक विकास क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसके लिए क्या है, वो निवेश जो है वो करती जा रही है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन इन स्रोतों से किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किन स्रोतों से किया जाएगा, कोयले से किया जाता है या जल के द्वारा भी विद्युत बनाया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है, देखिए जैसे होता क्या है, जैसे नहर है, मान के चलते हैं नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक मशीन लगाई जाती है टरबाइन जैसी। ठीक है, अब ये जो लहरें हैं ये इसको धकेलेंगी, तो वो जो पहिया है, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बस, हो सकता है इससे नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, मैंने तो ऐसा ही कुछ देखा था। तो ठीक है, एक पहिया है उसको धकेला जाता है, फिर टरबाइन जो उसके पीछे होता है और वो जनरेटर जो है वो चलता है, तो उससे क्या है, बिजली बनता है। तो ये जल विद्युत इस तरह से काम करता है। और कोयले का तो हम सबको पता ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर होता है। 1985 से अगर 86 में अगर हम बात करें तो देश में उद्योगों ने विद्युत ऊर्जा के 62% और कोयले के 78% भाग का उपयोग किया है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर समझ रहे हो ये आंकड़ा कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, परिवहन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वर्ष 1989 के घरेलू क्षेत्र में भी ऊर्जा उपभोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, परिवहन क्षेत्र में तो बढ़ा ही है, साथ में घरेलू क्षेत्र में भी ऊर्जा का जो उपभोग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इन सभी का जो यहाँ पर जो कारण है आप उसे जनसंख्या ही लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। इसलिए ऊर्जा राजनीति को देशी उपलब्धता में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, यानी जो ऊर्जा राजनीति है इसको क्या करना चाहिए, तरीके अपनाने चाहिए कि जो देशी उपलब्धता है उसमें भी वृद्धि हो, और साथ में क्या ऐसी योजना बनानी चाहिए कि आने वाले समय के लिए, जैसे मान के चलिए आपने ये सुना होगा कि ट्रैफिक लाइट पर जब हम रुकते हैं, जब वहाँ पर जो हमें वेट करना होता है, तो हम वहाँ पर अपना इंजन ऑफ कर दें। ठीक है, उससे क्या है कि हमारा जो ईंधन है वो फालतू में वेस्ट नहीं होगा। तो उससे क्या है, हमारे आने वाले पीढ़ियों तक भी जो है वो चीज़ें सुरक्षित रहेगी। मतलब ख़त्म तो होना ही है, जिस दिन होगा उस दिन होगा, लेकिन कम से कम उसको वेस्ट ना करें, तो उससे वो ज़्यादा दिन चलेगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं संरक्षण ऊर्जा, संरक्षण की, मतलब कैसे उसको बचाया जाए। तो वही तरीका है जैसे कि आप उसको जो है ट्रैफिक सिग्नल पे उसे बंद कर दीजिए। मान के चलिए भीड़ लग गया है तो अपना इंजन बंद कर दीजिए, चाहे बाइक हो। ठीक है, फालतू में उसको ऑन रख के और ईंधन को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और कई सारे रूल्स और कई सारे तरीके होते हैं जिससे पेट्रोल को जो है बचाया जाता है। जैसे कार में अगर मैं आपको बात करूँ तो इकोनॉमी मोड पे जो है कार चलाएं, तो उससे क्या आपको बढ़िया एवरेज मिलेगा, और जो स्पीड है वो थोड़ी कम रखिए, बहुत ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो उससे एवरेज भी जो है वो कम मिलता है। प्लस में क्या है कि समझ रहे हो आप, मतलब खतरा भी होता है एक्सीडेंट वगैरह होने का। तो कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे जो है यहाँ पर ऊर्जा का जो है संरक्षण है वो किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बिजली उत्पादन के लिए कोयला और तेल के लिए अत्यधिक उपयोग से अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजली उत्पादन के लिए हम ज़्यादा कोयले का तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे अम्ल वर्षा हो सकती है। ठीक है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिली है। किसी कार्य में ऐसी विधि द्वारा किसी कार्य को हम इस तरीके से करें जिसमें ऊर्जा कम खर्च हो। ठीक है, तो ये तरीका भी बढ़िया है। इस तरीके का इस तरीका का जो तरीका है, इस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कम ऊर्जा ख़त्म हो। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। जैसे मान के चलिए कहीं पर क्या है, कहीं पर किसी काम करने के लिए एक एक्स अमाउंट में जो है वहाँ पर जो ऊर्जा लगेगी, लेकिन हम ऐसा कोई तरीका निकालें जिसमें वो कम में हो जाए। ठीक है, उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना हो, तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अप्रदूषणकारी ऊर्जा तंत्रों का विकास। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, जो प्रदूषण मतलब प्रदूषण ना फैलाने वाले अगर हम तंत्र बना लेते हैं और उसका इन्वेंशन कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ऐसे समझिए, देखिए, चूल्हों में सुधार, जो चूल्हे होते हैं जिस पे गाँव वगैरह में खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, सुधार किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया हो। जैसे आपको पता है जो चूल्हे होते हैं गाँव में, विकासशील देशों में जैसे भारत में क्या है, ग्रामीण लोग जो है वो गरीब होते हैं। ठीक है, और किसान ही होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा करोड़पति तो होते नहीं हैं, तो एक तरह से आप समझ लो कि गरीब ही होते हैं। तो खाना पकाने के लिए वो हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और या तो आपने देखा होगा गोबर के ओपले शायद बोलते हैं उसे, वो बनाए जाते हैं, गोबर का होता है वो गोल सा। ठीक है, तो उसके इस्तेमाल से जो खाना बनाया जाता है, या और भी लकड़ी का होता है, और बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है, सूखा बैम्बू होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो लकड़ी जलाकर ही मतलब ईंधन का इस्तेमाल करते हैं।
तो अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ ये है कि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है उससे, और धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा तो आप समझ पा रहे हो उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान है। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लिया जाए जिससे धुआं भी जो है ना निकले, प्लस में क्या है, खाना भी जल्दी बन जाए, तो ये कितना बढ़िया रहेगा। तो सेम इसी तरीके से हुआ है यहाँ पर। इसलिए भारतीय ऊर्जा वैज्ञानिकों ने क्या किया है, धुआं रहित चूल्हे बनाए हैं। ठीक है, अब इससे क्या है कि विशेष रूप से भारतीय के लिए बढ़िया है ये। देखिए, जो भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, अगर वो इंडिया में बनाया जाता है तो वो क्या है, इंडियन मार्केट को समझ पाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बाहर से यूज़ कर लें तो इंडियन मार्केट के लिए वो बढ़िया नहीं रहता, चाहे वो बेस्ट हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो बिल्कुल इंडिया के अनुकूल होगा, समझेगा सभी चीज़ों को। तो ये ऐसे ही बनाया गया है, तो ये धुआं रहित है, इसमें धुआं नहीं निकलता है, और जिसमें खाना पकाने में भी कम समय लगता है। आप समझ पा रहे हो कि मतलब इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा कि ढकने जैसा। ठीक है, यानी ऊपर से कुछ जो है ढका हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या है कि उसको खाना बनाने में भी यहाँ पर कम समय लगता है और ईंधन की बचत होती है। यानी देखिए इससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं निकल रही है, मतलब धुआं नहीं निकल रहा है, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं है। प्लस में क्या है, समय कम लग रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और दो अच्छी बात हो गई, और प्लस में क्या है, यहाँ पर ईंधन की भी बचत हो रही है, तो ये एक और अच्छी बात है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें हो तो और ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। ठीक है, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में तो आप समझ ही चुके हो कि मतलब अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो सौर ऊर्जा जैसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ये विकसित नहीं हुई है। ठीक है, और पवन ऊर्जा का भी साथ ऐसा ही है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर विकसित हम तब बोलेंगे जब लगभग 90 to 95% लोग जो है इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगर इतनी ज़्यादा जो है अभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, अफोर्डेबल नहीं है ये, और जब ये हो जाएगी तो फिर तो मज़े हैं। ठीक है, इससे क्या है, प्रदूषण भी नहीं होगा, और ये एक ऐसा तंत्र है जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, और ऊर्जा भी बनाता है। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, पहली बात तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्लस में क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा विश्वसनीय है, यानी कि कभी धोखा देने वाली नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलिए उस सीज़न के, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेनी सीज़न आ जाए तो धूप नहीं निकलेगी तो कैसे होगा, अगर इसका भी कोई जुगाड़ निकल जाए कि उस समय भी यूज़ हो जाए तो फिर तो बहुत विश्वसनीय है, क्योंकि रोज़ धूप निकलेगी, सिंपल सी बात है, और हवा भी चलनी है, तो काफ़ी विश्वास किया जा सकता है इस पर। और पर्यावरण के लिए हितैषी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा अगर कहीं पर बहस होती है किसी चीज़ को लेकर तो यहाँ पर पर्यावरण का जो मुद्दा है वो होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो भी नहीं निकलती है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। पवन ऊर्जा में पवन चक्की द्वारा टरबाइन का उपयोग करके, मैंने आपको बताया कि पवन ऊर्जा में कैसे जो है विद्युत ऊर्जा बन जाती है, उसके गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके। ठीक है, और सौर ऊर्जा मैंने आपको बता दिया कि सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भी मैंने आपको थोड़ा जो तरीका है वो बताया कि किस प्रकार से उसमें भी जो है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण जो है किया जाता है। तो सिंपल सा है, सिंपल सा आपका जो यूनिट था ऊर्जा के ऊपर जो आपको ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा सकते हो, जिससे आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका आपके लिए लाएंगे, और उसके बाद जो है EVS जब ख़त्म होगी तो हम नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। और नया सब्जेक्ट हम वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट को हम साथ में भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट कोड वगैरह जो है आप नीचे कमेंट में जो है हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।